आप सभी को नमस्कार है। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 31 करेंगे, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हर क्वेश्चन को कोशिश करिए जितना कम से कम समय में कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, और टारगेट रखिए कि सही आंसर बताना है, कम समय में कम कैलकुलेशन में सही आंसर। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अब देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में एलसीएम से मत करिएगा, क्योंकि एलसीएम निकालिए फिर इफिशियंसी निकालिए तो मामला गंभीर हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए, ये दिया गया ए और बी, मतलब ए प्लस बी किसी कार्य को 21 दिनों में कर रहा है। जब उसी कार्य को हमें करवाना हो और सी के मदद से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करेगा, उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सी जब अकेला पूछा जाए, ए और बी 21 दिनों में कर रहा है, तो गुना करिए 21 के साथ, तीनों मिलके 14 दिनों में, तो 21 गुना 14 डिवाइडेड बाय 21 और 14 का अंतर 7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 21 दूना 42। सी अकेला 42 दिनों में कार्य करेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते थे कि सी निकालना है, 21 गुने 14 डिवाइडेड बाय 7 करते, काट लेते 7 को 21 को 7 से भाग देते तो 3 बार में 14 42 आंसर आ जाता। आंसर आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाते मौखिक तौर पे भी। इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी, तो कमल की वर्तमान आयु बताइए। बताइए कैसे करेंगे। देखिए, मान लेते हैं सुनील को एस से डिनोट कर रहे हैं, कमल को के से डिनोट कर रहे हैं। 6 वर्ष बाद मान लेते प्रेजेंट एज यहाँ पे पी है, यहां से 6 वर्ष के बाद क्या है, सुनील की आयु कमल से 2 गुनी है। इसका मतलब अगर हम मान लें कि कमल की आयु 1 हुआ, तो 1 का 2 गुना 2, सुनील की आयु कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। ये क्या है 2:1 आया। आगे बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी। उसकी मतलब कि पहले किसकी बात कर रहा है, सुनील की। तो सुनील की आयु कमल से 4 गुनी। 2 वर्ष पहले मतलब कि प्रेजेंट एज से 2 वर्ष ऊपर जाएंगे। अगर मान लिया कमल की आयु 1 है तो सुनील की आयु 4। यह रेशियो में ये आ गया 4:1, ये आ गया 2:1 आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे गैप कितने का है, 2 यूनिट का है। 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0। इस गैप को सेम करने के लिए हमें एक इससे कुछ करना पड़ता है। देखिए, इस दोनों का रेशियो का अंतर कितना है, 1 यूनिट का। 4 और 1 का अंतर कितना है, 3 यूनिट का। गैप सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से इसमें गुना करेंगे और 1 से इसमें गुना करेंगे। या आप गैप को सेम करने के मतलब ये भी समझिए कि 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, बोलेंगे 1 है। 4 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। 2 आदमी के बीच में, जैसे मान लीजिए हम पूछे आज हमारा एज आपका एज का बीच का डिफरेंस कुछ होगा, तो 10 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा और 10 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस होगा। तो जब हम इसके डिफरेंस से इसमें गुना करते हैं, इसके डिफरेंस से इसमें गुना करते हैं, तो 4:1 में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। 2:1 में जब 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा 1 गुने 3 करेंगे 3, और यहाँ पे आ गया 3 दूनी 6। ये आ गया नया अनुपात क्या, 6:1। तो आप इसी से काम चला लेंगे। 6 वर्ष बाद कितना आ गया, 6:3 आ गया। ठीक है। कमल और 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद कितने का अंतर है, 1 में से 3 गया 2, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का वैल्यू ईयर में कितना है, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले और प्रेजेंट एज से 6 साल के बाद का रेशियो दिया गया। इस दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा, 8 साल का अंतर है।
तो 2 यूनिट का वैल्यू हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 8 साल। तो एक ये यूनिट से डिनोट करे, ये मत समझिएगा 2 और 8 बराबर है, ये यूनिट है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4 साल। हमें कमल का एज पूछा जा रहा है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो यहां से निकाल सकते हैं या यहां से निकाल सकते हैं। मान लें हम यहां से निकालना चाहिए, 1 गुने 4, ये हो जाएगा 4 साल, 4 साल हो जाएगा। ये 4 साल कब आया है, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले 4 साल था। तो हमें जब प्रेजेंट एज पे आना पड़ेगा तो 4 साल में 2 साल जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएंगे। ये कितना हो गया 6 साल। इसका मतलब कमल का एज कितना है 6 ईयर है। आप यहां से भी चले जाते, यहाँ पे 12 साल आता, 12 साल में से 6 घटाते तो प्रेजेंट एज पे पहुंच जाते, तो 6 साल फिर भी आंसर आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि हर क्वेश्चन को, अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो क्वेश्चन को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़ना है और कोशिश करना है कि हमें जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि 1 वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1 साल का दिया गया है, 1 साल में ये वैल्यू इतना हो गया है बढ़ के, लेकिन ब्याज जो कैलकुलेट कर रहा है हर एक 6 महीने पे कर रहा है। तो 6 महीने मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ रहा होगा, बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो 57,600 अगर प्रिंसिपल होगा तो 1 साल के बाद कितना बढ़ गया होगा 72,900। ये कब हुआ है 6 महीने का जब 2 बार देंगे, 1 साल का तो ये है, लेकिन ये क्या है 2 बार हम इंटरेस्ट दिए हैं कि कब कब 6 महीने के बाद। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। हम अगर 6 महीने का, जब तक 6 महीने पे ये पता नहीं चलेगा कि 6 महीने पे प्रिंसिपल अमाउंट में कितना कन्वर्ट हो जा रहा है, तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे। तो देखो ये 12 महीने में 576 से 729 हो जा रहा है। तो जब टाइम को हम आधा कर रहे हैं तो रेशियो में क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे। 6 मंथ पे कितना हो जाएगा 576 का स्क्वायर रूट अनुपात 729 का स्क्वायर रूट हो गया, बोलेंगे बिल्कुल। 576 का स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है 576, आप बोलेंगे 24 का। 729 किसका है, आप बोलेंगे 27 का। इसका मतलब हुआ कि 6 मंथ में प्रिंसिपल अगर 24 होगा तो ब्याज के मिलके अमाउंट कितना हो गया होगा 27। कितना बढ़ा है ब्याज, कितना मिला यहाँ पे 3, किस पे मिला है 24 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से क्या करेंगे गुना करेंगे। ये जाएगा 3 से 24 को काटेंगे 8 बार में, 8 से जब 100 में भाग देंगे तो ये क्या होगा 12.5%। कौन सा आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये निकला है 6 महीने पे हमें 12.5% का ब्याज देना पड़ा। 6 महीने पे 12.5%, फिर 6 महीने पे 12.5%। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वार्षिक रेट पूछा, ये हमें नहीं पूछा अर्धवार्षिक रेट क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक रेट बताना है। 12.5% का जब डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25% पर एनम आएगा, पर एनम आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी होगा। तो लैंग्वेज को सीखिए और समझने का कोशिश करिए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना, ये जो हम निकालते 12.5%, ये अर्धवार्षिक। 6 महीने पे हमें 12.5% का ब्याज देंगे, फिर अगले 6 महीने पे हम 12.5% का ब्याज देंगे। 1 साल में कितना देंगे 25% का ब्याज देंगे, क्योंकि ये पता है तो लैंग्वेज क्या देता है कि 1 साल में 25% पर एनम से 1 साल का आप हमें ब्याज बताइए, जबकि ब्याज का कैलकुलेशन हर एक 6 महीना पे किया जा रहा है। तो आप क्या करते, टाइम अगर हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ करते, तो उसी को आपसे उल्टा पूछ लिया है। और ऑप्शन आपका वेट कर रहा था ऑप्शन बी 12.5%। बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। बताइए यदि एक आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान हो। ये कॉन्सेप्ट ए बी रूल पे होता है। ये क्या एरिया क्या होगा
आयत का लंबाई गुने चौड़ाई। हमें एरिया को कांस्टेंट रखना है, एरिया को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है। तब लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को घटाएंगे, और अगर लेंथ घटेगा तो चौड़ाई बढ़ेगा, तभी एरिया कांस्टेंट हो सकता है। यह आयत की लंबाई दोगुनी की जाती है। दोगुनी मतलब कि कितना परसेंट? 100% बढ़ा रहे हैं। लंबाई को हम कितना बढ़ा रहे हैं? 100% बढ़ा रहे हैं। 100% का फ्रैक्शन कितना होगा? एक होता है, 1/1 लिखिए, नीचे एक रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ना मतलब प्लस। तो चौड़ाई कितने से घटेगा कि हमें एरिया पे कोई चेंज नहीं होगा? तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करिए। ऊपर क्या है? एक, तो एक ही लिखिए। नीचे क्या लिखना है? हर और अंश को जोड़ दीजिए। 1 + 1 2। तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, 2 से 1 करना पड़ेगा। या आप परसेंटेज में बोलता है तो 50%, या आप बोलते कि अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा? आधी। कौन सा ऑप्शन सही है? चौड़ाई आधी की जानी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आप इसमें वैल्यू रख के मान के करेंगे, आंसर आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, ये क्वेश्चन लेने का बस एक ही है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, सिखाने का। देखिए ये क्या लिखा? 10 - 2 सही 1/5 का हम ये बोल सकते हैं 2 + 1/5, आप बोलेंगे बिल्कुल, जमा 5 + 1/5 लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल सर। अगर हम इसे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1/5, +5 और प्लस 1/5। आप देखेंगे कि हाफ से 1/5 से 1/5 कट गया, 10 और 5 15, 15 में से जो 2 जाएगा 13 हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही है। जरूरी नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। अगर आपको जोड़ ही करना रहता है तो इस दोनों को जोड़ लेते हैं और 1/5 और 1/5 को जोड़ लेते। यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर भी कैलकुलेशन आसान होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 12, 39 और 54 का मॉसॉपो ज्ञात कीजिए। अगर HCF का आपको बेसिक बस डेफिनेशन पता होगा तो आप क्वेश्चन को मौखिक कर सकते हैं। HCF वह मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से कट जाए, वही HCF होगा। हम शुरू करते हैं कहीं से भी। अगर हम बोले 3 से 12 कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 3 से 39 कट रहा है जी, सही से बारे में। 3 से 54 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, क्योंकि 5 4 9 होता है तो 3 से कटेगा। ये देखो 52 क्या कट रहा है? 52 से जब 12 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं जी, ये नहीं होगा। 6 से 12 में भाग देंगे तो कट रहा है, 6 से 39 में भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 36 होता है। 39 नहीं कटेगा तो ये भी HCF नहीं होगा। तीनों कटना चाहिए। जब 52 नहीं कट रहा है तो 1404 कैसे कटेगा? एक ही ऑप्शन बचा है, यही हमारा सही होगा। 12, 39, 54 का HCF क्या होगा? 3 होगा। निकालना भी बहुत आसान है, लेकिन हम टाइम क्यों बर्बाद करें निकाल के जब हमें ऑप्शन ही बता दिया है। बताइए, दिया गया एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देने का मतलब यह है कि आपको स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, गोले का वॉल्यूम पता होना चाहिए, प्लस कैलकुलेशन आना चाहिए। ये बताइए गोले का वॉल्यूम क्या होता है? आप बोलोगे 4/3 पाई 22/7 22/7 गुना RQ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम हमें दिया गया कितना? 38,808 सेंटीमीटर। 38,808 सेंटीमीटर दिया है। हमें RQ का वैल्यू निकालना है। RQ क्या होगा? बोलेंगे 38,000 क्या है? 38,808। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा? 4। अब देखो 38,808 में जब 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 से कटेगा, बोलेंगे बिल्कुल। 22 में 11 22 में क्या है? 11 × 2 होता है, यहाँ पे भी 2 छुपा हुआ है, 2 से तो कट ही रहा है।
हम 8 से अगर चेक कर लेंगे मतलब 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है तो 8 से कटेगा ही नहीं, तो आप 3 डिजिट चेक करेंगे। 8 क्या इवन है, 0 8 में 8 से भाग देंगे तो कट रहा है। तो पहले 38,808 में जब हम 4 से भाग देंगे तो भाग दे के आंसर बताइए क्या होगा। बोलेंगे 8 चौको 32, यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे सर यहाँ पे 6 बचेगा तो ये हो जाएगा 68, अठू अठू 64, यहाँ पे 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे 8 बचेगा, एक बार में चला गया। बोलेंगे बिल्कुल सर। अब जब हम इसे क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, चेक करेंगे, 8 1 9, 4 5 9, मतलब कि कटेगा 11 से। कितनी बार में, 11 चौको 44, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 5 है 45, तो 11 चौक 44, 1 बचेगा तो 11 गुने 1 हो गया 441। तो 441 आपको कैसा दिख रहा है, बोलेंगे सर ये 21 का स्क्वायर दिख रहा है, 21 गुना 21 गुना 21 दिख रहा है। तो आर का वैल्यू निकालें तो आप बोलेंगे सर इसका क्यूब रूट ले लो। आर क्या आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, दिया गया है एक पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 है और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात 15:11 है, तो हमें पत्नी का वेतन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए हस्बैंड और वाइफ के सैलरी का रेशियो दिया गया है 15:11 दिया है। अब आप ये मत करने लगना कि एवरेज दिया गया तो पूरा एक्चुअल वैल्यू निकालना, बिल्कुल भी मत निकालना। हम बोले कि कुल, अगर ये क्या दिया गया, वेतन का रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है, कुल वेतन कितना होगा, 15 और 11 26 होगा। ये कुल वेतन है। हम पूछे कि एवरेज इसका क्या होगा, तो बोलेंगे डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि 2 आदमी का बात कर रहा है। ये एवरेज हो जाएगा 26/2 हो जाएगा। तो कुल वेतन इतना हो जाएगा जिसका वैल्यू कितना दिया गया, ये एवरेज है तो एवरेज को एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। आप बोलोगे इसको काटेंगे 13 बार में, एक यूनिट कितना आ जाएगा, 5,000। एक यूनिट कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। हमें किसका वेतन बताना है, वाइफ का बताना है। वाइफ का वेतन कितना, 11 यूनिट है। ये कितना गुना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। 11 का 5,000 गुना कितना होगा, 55,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप कैलकुलेशन भी अच्छे से किए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बताइए, एक जैसे ये लाइन है, अगर इस पे आंतरिक कोण कितना है, 140 डिग्री, ये लाइन है तो ये कोण कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 40 डिग्री। एक लाइन पे टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। हमें दिया गया इंटीरियर एंगल और हम पूछे कि एक्सटीरियर एंगल, इसका रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इंटीरियर एंगल 140 है और एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तब 40 होगा, तभी तो इस दोनों को मिला के 180 डिग्री बोलेंगे। बोलेंगे बिल्कुल। ये हम एंगल का रेशियो लिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7:2 आ जाएगा। 7:2 आ गया। तो ये जो एंगल का रेशियो लिए हैं, यही साइड का भी रेशियो होगा और यही साइड का भी वैल्यू बताएगा। तब जब एक्सटीरियर जो साइड का रेशियो आएगा ना, वो हमेशा 2 रखना। तो यहाँ पे 2 है ही, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। तो उस बहुभुज के कुल भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 9। कल के डेट में मान लीजिए कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर के एंगल हो या साइड का रेशियो जैसे 4:1 दे दें, आपको बस इसको 1 को 2 बनाना है। मतलब इसको 2 बनाने के लिए आप पूरे रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 दूने 8। ये कितना हो गया, 8:2। तो यही हो जाएगा आपका उस बहुभुज की कुल भुजाएं 10 हो जाएंगे। आपको बस हमेशा एक्सटीरियर जो वैल्यू दिया गया उसको रेशियो में 2 बनाना है। देखिए, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स पूछे कि ओवरऑल पेपर कितने का हुआ।
ये बताइए कि उसे 70 अंक मिला है, अगर 20 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाता, और अगर उसे 20 अंक और मिल जाता तो कितना परसेंट आ जाता? 40% आ जाता। इसका मतलब सिंपल है कि 40% का वैल्यू कितना है? 70 और 20 90, यही है। हम बोलेंगे देखो एक जीरो से अगर एक जीरो हटा दिए 4% का वैल्यू 9, हम 100% मानते हैं कुल मार्क्स, तो 25 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 100%। इधर भी हमें 25 से गुना करना पड़ेगा, तो 25 नंबर 225। इसका मतलब 100% कितना आ गया? 225। कुल मार्क कितने थे? मैक्सिमम मार्क 225। ऑप्शन बी हमारा, डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे और फिर उसने उतने ही सेब, जितना 50 रुपया में 5 के भाव से खरीदे होंगे उतने ही सेब 50 रुपया में 6 के भाव पर खरीदे। मतलब 2 बार वो खरीदा है, दोनों जगह पे वो सेम क्वांटिटी खरीदा है। यदि वो खरीदे गए सभी सेब को 100 रुपया में 11 के भाव पर बेचता है तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बताइए। देखिए ये हमें पता है कि दोनों जगह पे सेम क्वांटिटी खरीद रहा है, दोनों जगह पे सेम कर लीजिए। अगर हम बोले यहाँ पे दोनों जगह सेम करेंगे तो 5 नहीं, इसको 30 बना लीजिए। तो हम ये मान लिया कि 30 सेब कितने में खरीदेगा? इधर 6 से गुना किए हैं तो इधर भी 6 से करेंगे तो 300 रुपया। 30 सेब कितने में खरीद रहा है? 300 रुपया में खरीद रहा है। यहाँ पे 50 रुपया में अगर 6 खरीद रहा है, यहाँ पे भी अगर 30 ही सेब खरीदता तो कितना रुपया पेमेंट करना पड़ता? आप बोलते 250 रुपया। 250 रुपया करना पड़ता? बोलते बिल्कुल। अब ये बताइए उसने कुल सेब कितना खरीदा है? 30 प्लस 30, 60 सेब खरीदा है। कितने रुपया में? बोलेंगे 550 रुपया में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 550 रुपया में खरीदा है। बोला जा रहा है कि अब जो 550 रुपया में 60 सेब खरीदा है और वो 100 रुपया में 11 के भाव पर बेच देता है, हमें प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए या तो हम रुपीज को इक्वल कर लेते हैं या क्वांटिटीज को इक्वल कर लेते हैं। तो देखो 11 और यहाँ पे 60 है, इक्वल करने के लिए अगर हम बोले कि ये 0 से 0 काट देंगे, इसका मतलब कि 55 रुपया में 6 खरीद रहा है ओवरऑल। अब वहां पे 11 है, अगर हम इसमें 11 से गुना कर दें तो क्या होगा? 11 छक 66, 66 सेब कितने में खरीदेगा? इसमें भी 11 से गुना करेंगे तो 5, 5 और 5 10 होगा, 5 1 6, 66 सेब 605 रुपया में खरीद रहा। ये क्या आया? सीपी आया। और अगर 100 रुपया में 11 के भाव पर बेच रहा है तो 66 ही सेब कितने में बेचेगा? अगर 11 सेब बेच रहा है तो 100 रुपया मिल रहा है, तो 66 बेचेगा मतलब 6 गुना करेगा तो कितना मिलेगा? 600 रुपया मिलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वांटिटी सेम हो गया है तो हम देख रहे हैं 605 रुपया में खरीद के ला रहा है और 600 में बेच रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपये। 5 रुपये का लॉस किस पे हो रहा है? आप बोलेंगे 605 रुपये। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे, 5 से अगर काटेंगे तो 5 1 5, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1, ये क्या आ गया? माइनस 100/121%। माइनस इंडिकेट आप अपने मन में ये सोच लें कि माइनस हम जो लिखे हैं ये हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो कितने का? माइनस 100/121% का लॉस होगा, 100/121%। बस एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा और कुछ चीज को आप क्वेश्चन में पढ़ते हुए यहाँ पे आपको लिखना है। आइए क्वेश्चन करिए। दिया गया है 5000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 20,000 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको पता है साधारण ब्याज में हर एक साल बराबर ब्याज मिलेगा। 5 साल में अगर 20,000 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा? बोलेंगे 20,000 में 5 से भाग दे देंगे, एक साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा? 4,000। कितने पे मिलेगा? 50,000 पे। और एक साल में जितना
50,000 पे मिल रहा है, 100% से गुना कर देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 8%। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया है, 8%। बिल्कुल सही है। एक ही साल में जब हमें पता है, आप इस पे भी निकाल लेते हैं, फिर उसमें 5 से भाग देना पड़ता। 50,000 का 20% कितना है, बोलो ना, 40%। 40% में 5 से भाग देते तो 8% आता। लेकिन वहां पे अगर मान लीजिए डाटा कुछ उल्टा, यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, ठीक है, यहीं पे होता 22,775, इस टाइप का होता तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस बताना है। बताइए, क्वेश्चन देख रहे हैं। इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का मिलेगा। क्वेश्चन कैसे करें, मान लेते हैं कि एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या है, x रुपया है, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये बताइए प्रॉफिट कब होगा, बोलेंगे प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम पूछे प्रॉफिट बताइए तो आप बोलेंगे देखो सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा। लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाते हैं। बोल रहा है 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट क्या हो रहा है, 5 चेयर के सेलिंग प्राइस का। एक चेयर का सेलिंग प्राइस x है तो 5 चेयर के सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5x होगा। 25 चेयर बेच रहा है, एक चेयर को बेचता है x रुपया में, तो 25 को कितने में बेचेगा, 25x में बेचेगा। माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 37,500 है, 37,500 रुपया है। 37,500 इक्वल के इस साइड आएगा, 5x इस साइड जाएगा, तो ये क्या होगा, 20x इक्वल टू 37,500 होगा। 0 से 0 कट गया, x का वैल्यू क्या होगा, 3750 में जब 2 से भाग देंगे, 1 बार में, 8 बार में, 7 बार में, 5 बार में, यही होगा। अरे 3750 का आधा कर दें, x का वैल्यू क्या आया है, 1875 रुपया। हम x क्या माने थे, एक चेयर का सेलिंग प्राइस माने थे, तो निकल गया 1875। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में देखिए, एक स्कूटर सवार 5 आवर तक यात्रा करता है। वह पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। ओवरऑल डिस्टेंस कितना होगा ये बताना। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर 2 इंटू दोनों के स्पीड को गुना करेंगे, 21 गुना 24 डिवाइडेड बाय दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे तो 45, ये होगा 45 गुना कितना टाइम में, 5 घंटा में। इससे सॉल्व करेंगे तो 9 5 45 होगा, 9 से काटेंगे तो 3 बार में, 21 को काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे इसे 8 3 24, 8 7 56 दूना 112, 112 किलोमीटर। कुल डिस्टेंस कितना होगा, 112 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर रहे होंगे। बताइए, दिया गया यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। एरिया जो होता है स्क्वायर का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे ए स्क्वायर, मतलब कि साइड गुने साइड होता है। अब ये कुछ देर पहले बताए हैं कि अगर ये कांस्टेंट होगा तब तो ये जितना बढ़ेगा तो इसको घटाना पड़ेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन जब एरिया चेंज हो रहा है, एरिया जब चेंज हो इसके बढ़ने से या इसके घटने से, तब आप देखेंगे कि ये सक्सेसिवली हो रहा है कि अगर हमें एरिया मान ले 100 हो, एक साइड को 50% बढ़ाएंगे तब भी एरिया बढ़ेगा।
अगर घटाएं तब भी घटेगा। हम बस इतना बता रहे हैं कि आपको जब ये दिए गए कि वर्ग की सभी भुजाओं के माप 50% से वृद्धि कर दी जाती है, इसमें सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव लगेगा तो 50 प्लस, क्योंकि हमें एरिया बताना है, हमें चारों भुजा से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हर एक भुजा को अगर 50% बढ़ा रहे हैं तो साइड इंटू साइड होता है, 50% का सक्सेसिव लगेगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100% करने का। आप 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 होगा, लास्ट का 2 डिजिट लिखो, 00 फिर दशमलव डालो, हासिल कितना बचा 25। 50 का डबल करोगे 100, 100 में 25 जोड़ोगे तो 125%। इसका मतलब हुआ कि ओवरऑल एरिया में कितने का चेंजिंग होगा 125%। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, इसको रेशियो से करेगा, रेशियो से भी आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्या करोगे, 1 को 2 से 1 करोगे, 50% बढ़ रहा है तो क्या करेंगे 2 से 3 करेंगे, फिर 2 से 3 करेंगे, एरिया आ जाएगा, ये साइड चेंज कर रहे हैं, एरिया हो जाएगा 2 चौक 4, 3 तिया 9। एरिया कितने से बढ़ रहा है 5 से बढ़ रहा है, किस पे 4 पे, 100 पे कितना बढ़ेगा 125%। आप खुद सोचेंगे कितना आपको लिखना पड़ रहा है। आइए क्वेश्चन करिए। दिया गया है 3 tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री। बताइए क्या होगा। देखिए अगर आपको एक बात यहाँ पे पता हो कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, आप सीधे बोलेंगे tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 3 गुने 1 3 होगा, लेकिन हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। इसमें त्रिकोणमिति में स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो बार बार रिवीजन करवा देते हैं। इफ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो tan a बराबर cot b हो जाता है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan a गुना tan b, क्योंकि cot b होता है 1/tan b, इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा 1। tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 तभी होगा जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। बोलेंगे बिल्कुल सर ये समझ में आ गया। ये बताइए 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना होगा, आप बोलेंगे 90, मतलब इसका प्रोडक्ट 1 होगा, 35 और 55 का प्रोडक्ट 1 होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो 1 गुने 1, tan 45 1 होता है। ये मतलब कि कुल टोटल वैल्यू का टोटल जो दिया गया रेशियोज tan के फॉर्म में tan 25 डिग्री गुने tan 35 डिग्री गुने tan 45 डिग्री गुने tan 55 डिग्री गुने tan 65 डिग्री, इस टोटल का वैल्यू 1 है। 1 गुने 3 क्या होगा 3 होगा हमारा आंसर। आइए करिए इस क्वेश्चन को। करुणा 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/4 हिस्सा पढ़ता है। आप इसे परसेंटेज से भी कर सकते हैं, वह 2 घंटा 15 मिनट में पुस्तक का कितना हिस्सा पढ़ेगा। देखो 1 घंटा में 1/4 हिस्सा पढ़ता है, 2 घंटा 15 मिनट, इसका मतलब तो हमसे पूछा जा रहा है 2 आवर 15 मिनट का पूछ रहा है। अगर 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60 होगा, ये आवर में हो गया। ये क्या हो गया 15 चौका 60, 1/4 आया, 2 आवर प्लस 1/4 आवर करेंगे तो 4 दूना 8 1 9, 9/4 आवर, टोटल कितना आ गया 9/4 घंटा आया। 1 आवर में 1/4 हिस्सा पढ़ रहा है, ये इसका कितना गुना है आप बोलेंगे, ये इसका कितना गुना है आप बोलेंगे 9/4 गुना है। 1/4 का भी हम क्या करेंगे 9/4 गुना कर देंगे, ये होगा 9/16, मतलब कि 9/4 घंटा में कितना हिस्सा पढ़ लेगा 9/16। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से करना चाहें तो देखिए हमें दिया गया 22 + 8 रूट 16 का स्क्वायर रूट बताना है। ये बीच में अगर प्लस आपको दिख रहा है
इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे है। इसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा, ये जो 22 आपको दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, और ये जो है 2 इंटू ए बी होना चाहिए। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। देखो 16 का स्क्वायर 256 नहीं हो पाएगा, जब 256 हो जा रहा है 16 का स्क्वायर तो ये कहाँ से होगा, ये माइनस वाला तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है। ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 हमें लाना है 22, तो 64 प्लस ज़्यादा आएगा। ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, 16 और 6 22 हो गया। इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 4 गुने रूट 6 गुने 2 क्या होगा, 8 रूट 6 आ गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसे डिटेल में करना चाहेंगे तो बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, क्लास में भी बताए हैं। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, अगर यहीं पे माइनस होता तो आप अपने माइंड में सेट करते कि ए माइनस बी के फॉर्म पे देंगे, ए माइनस बी के फॉर्म में, और ज़्यादातर आपको यहाँ पे रूट देगा, यहाँ पे इंटीजर देगा, तो आप दोनों पार्ट को अच्छे से चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये में प्रत्येक के दर से बेची और 40% लाभ कमाया। यदि लाभ 6% हो तो प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जब उससे 140% का प्रॉफिट होता है, कब, जब वो किसी वस्तु को 77 रुपया में बेचता है, जब वो 77 रुपया में बेचता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 106% का प्रॉफिट मतलब 106% का वैल्यू कितना होगा। 140% का वैल्यू 77, तो 106% का वैल्यू कितना होगा, बताइए कैसे करेंगे। हम देखेंगे, देखो यार, अगर हम 7 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा 20, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बोलेंगे सर देखो हमें पता है 2 का 106 तो पता है, लेकिन 20 का नहीं पता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं 2% निकाल लें। तो 2% कितना हो जाएगा, दोनों साइड 10 से भाग दिए तो ये कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, 1.1 हो गया। 2% का वैल्यू 1.1, 2 का ये कितना गुना है, आप बोलेंगे 53 गुना है, तभी 106 होगा। तो 1.1 का भी हम क्या करेंगे, 53 गुना करेंगे। तो देखो 53 गुने पहले 11 करो, क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 3 8 और 5 हो जाएगा, दशमलव का एक डिजिट होगा, 58.3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन भी आप थोड़ा सा तेज करेंगे, स्मार्ट वे में करेंगे। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए आप इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, कंडीशन दिया कि यदि x इज ग्रेटर देन 0 है। अगर आप x को लेके ढोते रहेंगे तो थोड़ा सा मामला गंभीर हो जाता है। आप x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, हम बोलेंगे मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ भी मान लीजिए, 0 से बड़ा लेना, कुछ भी मान लीजिए, आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 होगा तो हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 1 + 1/2 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पे 1 है तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, गुना जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3, 3 गुने 1 3 प्लस 1 4, तो 4/3 गुना यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुना 1 4, 4 प्लस 1 5, 5/4। इसी तरह जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 4 + 1 5, 5 गुने 1 5, 5 + 1 6, 6 नीचे क्या होगा, 5 हो जाएगा। आप देखोगे 5 से 5 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 2 से 6 कटेगा 3। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा,
ये 3 कब आया? जब x बराबर हम 1 रखें। ठीक है, अगर हम x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 गुने एक 6 प्लस एक 7, 7/6 हमें 3 चाहिए, ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? x की जगह पे 1 तो 1/6, ये नहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? x की जगह पे 1 तो 1 + 1 2 बट्टा यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2/6 मतलब 1/3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये 6, 6/2 3, यही हमारा सही होगा। बाकी आप कैलकुलेट बहुत आसान है तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। बताइए, ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? ये देखो, आपको पता है, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इतना पता है कि जिस रेशियो में आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितने दिन के लिए करेंगे, उसी रेशियो में आपको लाभ भी बटे। एक कितना कर रहा है? 20,000। बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 16,000। लाभ कितने दिन के बाद मिल रहा है? 6 महीने के बाद। इसका मतलब ए 6 महीने तक इन्वेस्ट किया, गुना 6। बी भी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। सी क्या कर रहा है? 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने तक तो ये लोग किया, 3 महीने के बाद जुड़ा है। तो अगले ने कितना किया है? सी ने 15,000। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीना पे इन लोग का लाभ बटेगा। अगर हम इसका रेशियो ले ले, लेकिन देखो यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट गया। अगर 3 से काटे, 3 दूनी 6, यहाँ पे ये क्या हुआ? 2 हो जाएगा। ये कितना आया? ए का रेशियो 40, रेशियो 16 दूना 32, रेशियो 15 आया। यही आया है? बोलेंगे बिल्कुल। हमसे पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। अगर आप बी का हिस्सा देखेंगे कितना होगा, ये देख लेंगे कि 32 का मल्टीपल हो रहा है ना। 32 में क्या छुपा हुआ? 4 छुपा हुआ है, 8 छुपा हुआ था। आप चेक कर लेंगे, आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो कुल कितना है, बोलेंगे 40, 32, 72, 15, बोलेंगे 87। कुल कितना प्रॉफिट हो रहा है? 87। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया? कुल 87 नहीं, 4,350 हो रहा है। कितना गुना है? बोलेंगे 87 पंचा 435, 50 गुना है। तो 32 का भी 50 गुना कितना होगा? 32 का 50 गुना नहीं पता है तो 2 जीरो चिपका दो तो 3200, 3200 का आधा 1600। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 1600। अगर हमें सी का पूछता तो 15 गुने 50 करते, ए का पूछता तो 40 गुने 50 करते। आइए, ये क्वेश्चन आपके लिए RHLW। देखिए, आपको यहाँ पे बस 2 बात रखना है कि फ्रैक्शन का जब हम एलसीएम लेते हैं तो अंश का, फ्रैक्शन मान लीजिए P/Q में लिखा हुआ है, तो अंश का आपको एलसीएम लेना है और हर का HCF लेना है। अगर हमें फ्रैक्शन का HCF निकालना हो, फ्रैक्शन P/Q के फॉर्म में हो, तो हम अंश का क्या करते हैं? HCF लेते हैं और हर का एलसीएम लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आपके सेट में मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या तो फ्रैक्शन का एलसीएम या फ्रैक्शन का HCF। दिया गया है दिल्ली स्टेशन। दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी इसे कितने सेकंड में पार कर लेगी? बताइए।
बोला जा रहा है कि देखिए एक स्टेशन प्लेटफॉर्म है 238 मीटर लंबा है, और जो ट्रेन उस पर जा रहा है इस स्पीड से 120 किलोमीटर प्रति स्पीड से, जिसका लेंथ क्या है 162 है। तो ट्रेन को पार करने के लिए प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पार करेगा, और खुद की डिस्टेंस जब तक पार नहीं करेगा तब तक वो प्लेटफॉर्म पार होगा नहीं। कितने सेकंड में? तो टोटल कितना हो जाएगा 238 प्लस 162, 301, 400 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? ये दिया गया 120 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ये आ गया मीटर पर सेकेंड। आ गया, मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये 8 बार में कटेगा, बोलेंगे बिल्कुल। अगर हम 3 से काटे, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, कितना आया 6 दूना 12। कितना टाइम लगेगा? 12 सेकंड लगेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ और जो ट्रेन का लेंथ होगा, तभी ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी जब प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, इतना डिस्टेंस ट्रेन को चलना पड़ेगा। ये पता चल गया कि कितने में 12 सेकंड। ये देखिए 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये बताइए टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 टर्म है। इवन है। जब हम मीडियन निकालते हैं, इवन के कंडीशन में 8 का आधा करोगे तो 4 होगा, तो फोर्थ टर्म और उसका अगला फिफ्थ टर्म, इसका हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2। फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे लेंगे? इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। अब आपको पता चल गया पूरा 8 तक नहीं लिखेंगे, बस चौथा और पांचवा मतलब 5 टर्म तक ही लिखेंगे। ये बताइए बढ़ते हुए क्रम मतलब कि सबसे पहले 7 आएगा, फिर क्या आएगा 8 आएगा, 8 के बाद कौन आएगा 11 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा बोलेंगे 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, और 13 के बाद क्या आएगा 14। आप देखेंगे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म तक हम लिख लिए। एक टर्म वो फालतू का लिखे हैं टाइम बर्बाद करने को, वैसे आप लिख सकते हो तो लिख लो 14, 14 के बाद क्या होगा 15, 15 के बाद क्या होगा 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। बढ़ते हुए क्रम में हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस दोनों टर्म को लिखेंगे। फोर्थ टर्म क्या है 12, फिफ्थ टर्म क्या है 13, तो 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 12, 13, 25, 25 में 2 से भाग देंगे 12.5, अतः इस पूरे आंकड़े का माध्यिका कितना हो गया 12.5। ये फार्मूला आप कर सकते हैं याद। बताइए, देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल का यूज करना पड़ेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पहले डिवीजन, पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का करेंगे। इसको काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 में, इसके काटेंगे 8 चौक 32, 40 बार में, 2 से 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा है 40। नीचे में भाग का काम करेंगे तो 5 से 45 को काटेंगे 9 बार में, 9 से 180 को काटेंगे 20 बार में, 20 में से 4 जाएगा 16। ये कितनी बार में? अगर 4 से काटें, 8 से काट दो, जब दोनों कटा है 8 पंचा 40, 8 दूने 16, 5/2 आंसर आ गया। बस यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल याद हो जाएगा तो कर सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे, वो आपका इंतजार करेगा। जैसे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिख गया है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आइए, दिया कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। ये बताइए प्रथम 10 का पूछ रहा है और एवरेज पूछ रहा है तो सीधा 10 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि विषम संख्याओं का सम क्या होता है लगातार, बोलेंगे n स्क्वायर, n स्क्वायर होता है। ये सम आ गया।
और सम में अगर हम नंबर से मल्टी भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज मिल जाएगा। एन स्क्वायर में जब हम एन से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एन बचेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो गए, एन ही होंगे। यही एन क्या है, 10 है। अगर हमसे पूछा है 10 विषम संख्याओं का तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर करोगे। टोटल कितनी संख्या है, 10 है, 10 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। यदि a माइनस बी बराबर 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मॉक टेस्ट में बहुत बार करवाए हुए हैं, ये आपके लिए आर एच एल। क्वेश्चन को करके जरूर कमेंट में बताया करिए, जिससे आपको याद होता रहेगा, है ना, कि कब कैसा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो मौखिक तौर पे कर सकते हैं। देखिए 484 का स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट है। अगर हम 484 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें, स्क्वायर है, ये क्या होगा 22 गुना स्क्वायर रूट और उसके अंदर में स्क्वायर रूट 25 भागा एक्स बराबर क्या है 22। ये मौखिक ही आप कर सकते थे, 22 से 22 कट गया, मतलब इस साइड क्या आया 1। अब बताइए पूरा स्क्वायर रूट का वैल्यू 1 आना चाहिए, इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। बोलेंगे जब तक सर एक्स का वैल्यू 25 यहाँ पे नहीं होगा तो ये 1 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1 ही होगा, फिर स्क्वायर रूट करेंगे 1। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। या आप उल्टा भी जा सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करके, नहीं तो निकालना चाहेंगे तो फिर भी निकाल सकते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, एक्स का वैल्यू 25 आ जाएगा। बताइए। राम सुबह में 7, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में कितने दर्जन केले खाता होगा, कितने दर्जन। टोटल कितना केला खा रहा है, 7, 8, 15, 3, 18, यही खाएगा। बताइए एक दर्जन में कितना केला, 12 केला। एक केला बराबर कितना दर्जन, 1/12 दर्जन। एक दिन में कितना केला खा रहा है, 18 केला खा रहा है। कितना दर्जन हो जाएगा, 18/12। काटेंगे, छतरी 18, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और कटेगा, 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4, 3/2 दर्जन। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान है, आपको बस स्क्वायर रूट याद हो तो कर सकते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें एग्जाम में, ये बताएं। ये क्या है, 9/4 होगा। 144 का स्क्वायर सबको पता है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 12 गुना 3। अब तो देखो 484, ये रेंज आप देखो, ये क्या है 20 और 25 के बीच में। 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर सबको पता है तो 625 होता है। 20 और 25 के स्क्वायर के बीच में है। ये बताओ 20 और 25 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करे तो 4 आएगा। आप बोलेंगे सर देखो 20 का 21 होता है, 21 का 1 का स्क्वायर 1, 22 में 2 का स्क्वायर 4, 23 में 3 का स्क्वायर 9, 24 में 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। मतलब ये क्या है 22 का, तो गुना 22। बाकी एग्जाम जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उसे तो पता ही होता है। 729, 25 और 25 का 625 होता है और 30 का 900 होता है। 625 और 900 के बीच में होगा। और ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। आप बोलेंगे 27, क्या बोलेंगे 27 बोलेंगे। ये देखो 9 तरीके 27 होगा। 3 गुने इतना 9, ये क्या है 12 है ना, हम 2 क्यों लिखे 12। ये क्या होगा 4 तिया 12, 22 तिया 66, आंसर क्या आएगा 66। बस स्क्वायर रूट आपको पता हो जाए तो सही है। उम्मीद करते हैं कि 484
84, 729 सबका स्क्वायर रूट सबको पता है रहता है। चलिए आज के मॉक टेस्ट को आप लोग एक बार खुद से पूरा दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है सही। टोटल 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और टाइम भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।